नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर के गृह विज्ञान के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो एमए थर्ड सेमेस्टर के गृह विज्ञान के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं जो पेपर होने वाला है, वो पेपर होगा आपका एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट्स इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये आपके पेपर का नाम होगा। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो तो आपको वहाँ का सिलेबस ज़रूर उठा के चेक कर लेना होगा कि क्या आपके पेपर का नाम एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट्स इन कम्युनिटी डेवलपमेंट है मेरे प्यारे दोस्त, या नहीं है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो ज़रूर देख लीजिए कहीं पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4 का नाम तो नहीं है। ठीक है, इससे होगा कुछ नहीं। जब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्त आप पेपर देने जाएंगे, आपको जो प्रवेश पत्र मिलता है, ठीक है, एडमिट कार्ड जो मिलता है, उस एडमिट कार्ड में आपके पेपर का नाम दिया होता है। पेपर का नाम क्या होता है? चारों पेपर का नाम ऐसे करके एक लाइन में दिया होता है और ये भी बताया जाता है कि पेपर कब कब है, कितने बजे से कितने बजे तक है। ठीक है, पेपर का कोड भी पड़ा होता है। तो वहीं पर आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप ला लीजिए। अगर आपके पेपर नंबर 2 का नाम है तो आराम से आप पेपर नंबर 2 के लिए तैयारी कीजिए। वहाँ पर जब आप पेपर देने जाएंगे, देखेंगे भैया सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत मज़ा आएगा। अगर आप इन्हीं चीज़ों को नहीं मिला कर जाएंगे, हो सकता है आपका पेपर था ही नहीं और आप यहाँ से तैयारी करके चले गए, तो क्या होगा? वहाँ पर क्वेश्चन एक भी देखने को नहीं मिलेगा। फिर आप परेशान हो जाओगे, कहोगे सर जी आपने जो पढ़ाया वो तो एक भी नहीं आया। तो इसलिए ठीक है। अब हम बात करते हैं आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी महासंग्राम क्लास, या फिर आप इसे रिवीजन क्लास कह सकते हैं। रिवीजन नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसका एक भी वीडियो पड़ा नहीं, तो रिवीजन हम कहाँ से कहेंगे। ये आपकी केवल महासंग्राम क्लास है। ठीक है, अब अगर मेरे प्यारे दोस्त अभी तक आपने इस पेपर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये ज़रूर देख लो, ये वीडियो देख लो। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको जो एक मोटा ज्ञान होना होगा, जिससे कि पेपर में जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता चल जाए कि ये होता क्या है, इनको हमें लिखना कैसे है, क्योंकि चीज़ों को वहाँ पर आपको जो याद होती हैं वो सारी चीज़ें लिख नहीं पाते हैं, वहाँ पर बनाकर ही लिखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि लिखना बहुत होता है और क्वेश्चन छोटे छोटे भी कई होते हैं। तो आपको वहाँ पर तरीका पता चल जाएगा कि इनका जवाब आपको कैसे देना है। ठीक है, चलिए। तबीयत खराब है फिर भी वीडियोज़ बनाए जाएंगे, क्योंकि 27 को आपके पेपर हैं और आपके लिए ये सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं वीडियो प्रश्न को देखना। चलिए, पहला प्रश्न पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त कि समुदाय का अर्थ बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है और पूछा जाएगा समुदाय का अर्थ यहाँ पर। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिसमें मेरे प्यारे दोस्त परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है तथा परस्पर सहयोग द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, वही आपका क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। मतलब कह रहे हैं कि कुछ व्यक्तियों का समूह, ऐसे कुछ व्यक्ति हों जो एक साथ रहते हों, उनके साथ उनके पास क्या हो, परस्पर मिलकर रहने की, मतलब ऐसा उनको लगे कि हाँ भैया ये हमारे फलाने भैया, ये धमाके चाचा, दादा, नाना, काका हैं, हम लोग एक साथ में रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो उनके अंदर वो भावना होनी चाहिए साथ में रहने वाली। साथ ही साथ परस्पर सहयोग द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग, मतलब वो अपने आपस में क्या करें, मिलजुल कर रहें और किसी भी कार्य को करना है या उनका जो भी अधिकार है उनका भी क्या करें मेरे प्यारे दोस्त, आराम से मिलजुल कर वो प्रयोग कर सकें। अगर ये जहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएं, वही आपका क्या कहलाएगा? समुदाय कहलाएगा। चलिए, समुदाय को परिभाषित करते हुए आपके बोगार्ट्स महोदय ने लिखा है, क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्त, कि समुदाय एक सामाजिक समूह है। क्या है? सामाजिक समूह है। समुदाय एक सामाजिक सोशल ग्रुप है। ठीक है, सोशल ग्रुप है जिसमें हम भावना की कुछ मात्रा हो। ठीक है, क्या हो? जिसमें हम भावना की कुछ मात्रा हो तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता हो। हम भावना का मतलब क्या हुआ? मतलब ये भी हमारा, ये भी हमारे हैं, वो भी हमारे हैं, सब हम लोग एक ही परिवार से जन्मे हैं, एक ही परिवार के हैं, तो ये हम भावना हो गई। ठीक है, समझ रहे हो ना कि एक दूसरे के लिए जो है समझ रहे हैं कि अट्रैक्टिव रहना, कि हाँ भैया फलाने भी हमारे हैं, धमाके रिलेशन एक तरीके से पैदा कर लेना, वही आप हम कह सकते हैं। तो हम की भावना होनी चाहिए और एक निश्चित क्षेत्र भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि 5 लोग यहाँ पे रह रहे हो, 15 लोग वहाँ पे रह रहे हो, ये ऐसे नहीं होगा। ये एक निश्चित क्षेत्र हो, उसी में कुछ लोग रह रहे हो और उनके बीच हम की भावना हो कि हाँ फलाने भी हमारे हैं, धमाके भी हमारे हैं। तो इस प्रकार से जो भावना हो और जो निश्चित क्षेत्र हो, उसी को क्या कह देंगे? समुदाय कह देंगे। किसके अकॉर्डिंग? तो आपके बोगार्ट्स महोदय के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त निम्नकॉफ के अनुसार। निम्नकॉफ महोदय ने क्या बताया है? तो उन्होंने बताया है कि समुदाय जो है मेरे प्यारे दोस्त, किसी सीमित क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का क्या है? संपूर्ण संगठन है। वो क्या बताते हैं कि जो समुदाय है ये एक निश्चित क्षेत्र होता है, उसी के अंदर सामाजिक जीवन का ही क्या होता है?
संगठन होता है, पूर्ण संगठन होता है, वही आपका समुदाय कहलाता है। ये आपके कौन बताते हैं? निम्नकॉफ महोदय जी बताते हैं। तो याद कर लीजिएगा, समुदाय तो आप समझ ही गए, एक ग्रुप हो, उसमें क्या हो मेरे प्यारे दोस्त, मिलकर रहने की भावना हो, परस्पर मिलकर रहने की भावना हो, और वो मेरे प्यारे दोस्त परस्पर सहयोग के द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके, वही आपका समुदाय कहलाता है। फिर बता दीजिएगा बोगार्ट्स के अनुसार, उन्होंने बताया कि समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें क्या होती है, हम की भावना होती है, और तथा क्या होता है, एक निश्चित क्षेत्र होता है। उसी को निम्नकॉफ महोदय ने बता दिया कि समुदाय किसी सीमित क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन है। तो इस प्रकार से आप समुदाय के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। आई होप आपका समुदाय वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सामुदायिक विकास का अर्थ बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, सामुदायिक विकास का अर्थ बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि सामुदायिक विकास जो होता है वो सामाजिक क्रियाओं से क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, जुड़ा कार्यक्रम होता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे यहाँ, समुदाय के सदस्य स्वयं अपने विकास के लिए योजनाएं बनाते हैं तथा कार्यान्वयन करने के लिए प्रथम संगठित होते हैं। वे अपनी आवश्यकताओं तथा समस्याओं को पहचान कर उसका निदान ढूंढते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, आवश्यक होने पर मेरे प्यारे दोस्त सरकार से प्राप्त सेवाओं तथा सुविधाओं का प्रयोग करते हैं। अब आप समझिएगा सामुदायिक विकास फिर से, ये मैंने तो पढ़ दिया मोटी मोटा, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आ गया हो, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, तो जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से समझो। क्या बताते हैं कि जो सामुदायिक विकास होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो सामाजिक क्रियाओं से, जैसे जो हमारे कोई एक समाज है वहाँ पर जो भी कार्य होते हैं उनसे ही जुड़ा एक कार्यक्रम होता है आपका क्या, सामुदायिक विकास होता है। ठीक है, आगे लिखते हैं, यहाँ समुदाय के सदस्य स्वयं अपने विकास के लिए योजनाएं बनाते हैं। यहाँ के जो सदस्य होते हैं उस समुदाय के जो मेरे प्यारे दोस्त सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, खुद के विकास के लिए, अपने विकास के लिए कुछ योजनाएं बनाते हैं। ठीक है, योजनाएं बनाते हैं तथा उनको कार्यान्वयन करने के लिए मेरे प्यारे दोस्त सर्वप्रथम संगठित होते हैं। मतलब बताते हैं कि पहले तो वो योजनाएं बनाएंगे और साथ ही साथ उसको लागू करने के लिए, कार्यान्वयन का मतलब मेरे प्यारे दोस्त हुआ लागू करना। ठीक है, तो उनको लागू, योजना बनी तो उसको लागू भी तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होते हैं, सबसे पहले वो लोग संगठित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, सभी लोग हाँ करते हैं, फिर उसको लागू भी करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आप लिखेंगे, वह अपनी आवश्यकताओं तथा समस्याओं को पहचान कर मेरे प्यारे दोस्त वो क्या करते हैं, अपनी जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं पहले उनको पहचानते हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं मेरे प्यारे दोस्त उनको पहचानते हैं तथा उनका निदान भी ढूंढते हैं। मतलब उन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूर्ण किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें भी पता लगाते हैं एकत्रित होकर के। दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, ये दूसरों पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, खुद के ऊपर ज़्यादा भरोसा रहता है। आवश्यक होने पर मेरे प्यारे दोस्त सरकार से प्राप्त सेवाओं तथा सुविधाओं का प्रयोग करते हैं। मतलब करते हैं, अगर आवश्यकता पड़ती है मेरे प्यारे दोस्त तो सरकार के द्वारा जो सेवाएं प्राप्त की जा, मतलब प्रदान करवाई जाती हैं और जो सुविधाएं प्रदान कराई जाती हैं उनका भी वो लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सामुदायिक विकास का अर्थ आराम से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न के बारे में मेरे प्यारे दोस्त। तो तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि आदिवासी समुदाय का अर्थ बताइए। ठीक है, चूंकि अभी तक आपने समुदाय के बारे में पढ़ा, ठीक है, सामुदायिक विकास के बारे में पढ़ा, अब आप बताएंगे आदिवासी समुदाय के बारे में। किसके बारे में, आदिवासी समुदाय के। तो इसका जवाब देते हुए आप लिखेंगे कि सामान्यतः जो मेरे प्यारे दोस्त आदिवासी शब्द का प्रयोग किसी भौगोलिक क्षेत्र में उन निवासियों के लिए किया जाता है जिनका उस भौगोलिक क्षेत्र से ज्ञात इतिहास सबसे पुराना संबंध रहा हो। मतलब कह रहे हैं कि जो आदिवासी शब्द का हम नॉर्मली प्रयोग करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि कोई भौगोलिक क्षेत्र हो, मतलब कोई भी एरिया हो एक तरीके से, और वहाँ पे जो लोग निवास कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, उन लोगों का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जिस भौगोलिक क्षेत्र में वो निवास कर रहे हैं उनसे उस क्षेत्र से, और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनसे देखते हैं कि किसका सबसे पुराना ऐतिहासिक संबंध रहा है। मतलब इतिहास में सबसे पहले कौन से रहा है, उसी को हम क्या कह देते हैं, आदिवासी कह देते हैं। आदिवासी दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला आदि और दूसरा मेरे प्यारे दोस्त वासी। आदि का अर्थ होता है आरंभ मेरे प्यारे दोस्त, आरंभ से, और वासी का मतलब होता है रहने वाला। अर्थात आदिवासी का अर्थ क्या होता है, मूलावासी। क्या होता है, मूलवासी। मूलवासी का मतलब हुआ जो सबसे पहले से रह रहा हो, जो स्टार्टिंग से वहां पर रह रहा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, आदिवासी कहते हैं। भारत में आदिवासी को
जनजाति के रूप में जाना जाता है। भारत में अगर आदिवासी के बारे में जानना चाहें तो आप जनजाति का शब्द यहाँ पर प्रयोग किया जाता है आदिवासी के लिए, तो उस तरीके से आप आदिवासी के बारे में वहाँ पर जाकर जान सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आदिवासी के बारे में बता सकते हैं। इसी की परिभाषा लिखते हुए डॉक्टर गोविंद गोरे महोदय लिखते हैं, क्या लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कि जो भौगोलिक दृष्टि है मेरे प्यारे दोस्त, उससे बात करें तो दूसरों से सदा दूर, ठीक है, अर्थात गिरी कंधरों, गिरी माने पर्वत होता है भैया, क्या होता है, गिरी माने पर्वत, और कंधर माने होता है गुफाओं, ठीक है, पहाड़ों गुफाओं में रहने के कारण जंगल में रहने वाला, प्रकृति के सहवास में पलकर बड़ा हुआ समुदाय क्या कहलाता है, आपका आदिवासी समुदाय कहलाता है। ये आपके कौन कहते हैं, ये आपके डॉक्टर गोविंद गोरे महोदय जी कहते हैं आदिवासी समुदाय के बारे में, समझ रहे हो। बताते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से अगर आप देखें तो जो दूसरों से दूर रहता है, अर्थात आप कह सकते हैं किसी पर्वत में रह रहा हो, किसी गुफा में रह रहा हो, किसी जंगल में रह रहा हो, इस प्रकार से बताते हैं रहने के कारण मेरे प्यारे दोस्त वो प्राकृतिक सहवास में पलता है। प्राकृतिक सहवास का मतलब सब कुछ, वो उसका जो कुछ भी है, खाना पहनना जो कुछ भी है, वो प्रकृति के ऊपर ही डिपेंड होता है, ठीक है। जहाँ से वो क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, ये सब उनके प्रकृति के जो जिस जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ का जो वातावरण है मेरे प्यारे दोस्त, जो आप कह सकते हैं माहौल है, वहाँ पे किस प्रकार के पेड़ हैं, कैसे कैसी चीज़ें होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है कि ये क्या पहनेंगे क्या खाएंगे, ठीक है। और वहीं पर वो खाकर वही चीज़ें और वही पहनकर वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, समुदाय या फिर आदिवासी समुदाय कह देते हैं, ठीक है। क्या कह देते हैं, आदिवासी समुदाय कह देते हैं। तो आई होप ये आपका आदिवासी समुदाय वाला यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चौथा नंबर प्रश्न यहीं पर पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि भारत के कुछ आदिवासी समुदायों के नाम लिखिए। भारत के कुछ आदिवासी समुदाय हों उनके बारे में आपको बताना है, तो आप लिखेंगे भारत में कुछ आदिवासी समुदायों में मेरे प्यारे दोस्त मुंडा, ठीक है, उसके बाद पटलिया, भील, गोंड, कोल, ठीक है, उसके बाद लोहार, ठीक है, संथाल और भीलाला, फिर उसके बाद धानका, ठीक है, उसके बाद टकड़कार, मीरा, हो, खरिया, कुड़मी, बोडो, कोली, फनात, सहरिया, महतो, उरांव, प्रधान, बिरहोर, पारथी इत्यादि, ये सारी जो है आपकी जातियां जो है मेरे भाई दोस्त, ये कहाँ पर पाई जाती हैं, आपके भारत में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से भारत के कुछ आदिवासी समुदाय हैं जिनका नाम आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना। नाम भले ही उटपटांग हैं लेकिन अच्छे हैं, तो इनको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। जिससे पूछे तो आप आराम से 10-5 तो याद ही रखिए, जो आराम से आप बता पाएँ। चलिए, 5वां नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय कौन सा है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे कि गोंड भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है मेरे प्यारे दोस्त। इसकी आबादी लगभग कितनी मानी जाती है, 12 मिलियन से अधिक मानी जाती है। कितनी है, 12 मिलियन। 12 मिलियन का मतलब आप समझ रहे हो, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। कितना होता है, 10 लाख होता है, समझ रहे हो ना। तो 12 मिलियन में कितना हो जाएगा, 120 लाख लोग। 120 लाख लोग का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त, 1 करोड़ 20 लाख आदमी जो हैं किस जनजाति में पाए जाते हैं, तो आपके गोंड जनजाति में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी और सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति क्या कहलाती है, गोंड जनजाति कहलाती है। अगर इसका क्षेत्र जानना चाहें तो आप कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्या कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के बीच में जो है ये जनजाति पाई जाती है। ये सबसे पुरानी जनजाति है और इसकी आबादी लगभग कितनी मानी जाती है, 12 मिलियन, या फिर आप कह सकते हैं 120 लाख, या आप कह सकते हैं 1 करोड़ 20 लाख की संख्या है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि भारत की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि संथाल भारत की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। संथाल भारतीय राज्यों, ठीक है, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मेरे प्यारे दोस्त क्या हैं, ये जनजाति फैली हुई है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं किस जनजाति के बारे में, संथाल, जो सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं 7वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 7वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है ग्रामीण समुदाय क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो ग्रामीण समुदाय को परिभाषित करते हुए मेरिल एवं एलेड्रीज,
क्या मेरे प्यारे दोस्त, मेरिल एवं एल्ड्रिज महोदय जी ने लिखा है, क्या लिखा है कि ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं का संकलन होता है मेरे प्यारे दोस्त, जो छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। ये कौन बताते हैं आपके, ये मेरिल एवं एल्ड्रिज महोदय जी बताते हैं ग्रामीण समुदाय के बारे में। क्या बताते हैं कि ग्रामीण जो समुदाय होता है मेरे प्यारे दोस्त, इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों का समूह आता है मेरे प्यारे दोस्त, समूह का मतलब ग्रुप हो सकता है, और ऐसी संस्थाएं आती हैं मेरे प्यारे दोस्त जो छोटे से केंद्र के चारों ओर, मतलब एक जगह को वो केंद्र मानते हैं और उसी के चारों ओर क्या होते हैं, वो लोग बस जाते हैं, संगठित होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तथा सामान्य प्राकृतिक हितों में क्या करते हैं, वे भाग लेते हैं। वही आपके ग्रामीण समुदाय कहलाते हैं। ठीक है, इसी आपके ग्रामीण समुदाय को परिभाषित करते हुए सैंडरसन महोदय जी ने लिखा है, क्या लिखा है कि एक ग्रामीण समुदाय जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, वह स्थानीय क्षेत्र है जिसमें वह निवास करने वाले लोगों की सामाजिक अंतःक्रिया ठीक है, मतलब बताते हैं जो ग्रामीण समुदाय होता है वह स्थानीय क्षेत्र होता है। स्थानीय क्षेत्र का मतलब कुछ एक स्थान से जुड़ा हुआ एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें वह निवास करने वाले लोगों की सामाजिक अंतःक्रिया तथा उनकी संस्थाएं सम्मिलित हैं। मतलब कह रहे हैं वहाँ के लोग जो निवास करते हैं तो उनकी जो सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं, सामाजिक अंतःक्रियाएं का मतलब होता है उनके समाज में जो क्रियाएं की जा रही हैं, समाज के अंदर जो जो भी क्रियाएं की जा रही हैं वे सारी, एवं उनकी संस्थाएं क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं, जिनमें वह खेतों के चारों ओर क्या मेरे प्यारे दोस्त बिखरी झोपड़ियों या ग्रामों में रहते हैं। क्या बताते हैं कि जिनमें वह खेतों के चारों ओर क्या होते हैं, बिखरी हुई झोपड़ियों एवं गांवों में रहते हैं, और जो उनकी सामान्य गतिविधियों का केंद्र है। तो इस प्रकार से आपके कौन बताते हैं, ग्रामीण समुदाय के बारे में सैंडरसन महोदय जी बताते हैं। तो आई होप आपका ये ग्रामीण समुदाय भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न 8 नंबर पूछ रहा है, नगरीय समुदाय क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसके बारे में मेरे प्यारे दोस्त आप बताएंगे कि नगरीय समुदाय का आशय जो है मेरे प्यारे दोस्त, उस समुदाय से है जहाँ की जनसंख्या अपेक्षाकृत ग्रामीण समुदाय से क्या होती है, अधिक होती है, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है तथा वहाँ की संस्कृति और सभ्यता आधुनिक होती है। वही आपका क्या कहलाता है, नगरीय समुदाय कहलाता है। फिर से समझिएगा, नगरीय समुदाय मेरे प्यारे दोस्त, उसका आशय आप उस समुदाय से ले सकते हैं जहाँ की जनसंख्या क्या हो, जनसंख्या से, जो ग्रामीण समुदाय है मेरे प्यारे दोस्त, वहाँ की जो जनसंख्या है उससे क्या हो, ज़्यादा हो। उन लोगों का जो नगरीय समुदाय के लोग हैं उनका जीवन स्तर कैसा हो, ऊंचा हो। किससे ऊंचा हो, ग्रामीण समुदाय वाले लोगों से। ठीक है, आगे लिखते हैं, तथा जहाँ की संस्कृति और सभ्यता क्या हो, आधुनिक। आधुनिक का मतलब क्या हुआ, नई हो। तो उसी को हम क्या कहते हैं, नागरिक समुदाय कह देते हैं। इसी को परिभाषित करते हुए, नगरीय समुदाय को मेरे प्यारे दोस्त, नगरीय समुदाय को परिभाषित करते हुए बिल कॉक्स महोदय जी ने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि नगरों के अंतर्गत उन समस्त क्षेत्रों को मेरे प्यारे दोस्त लिया जाता है जिनमें जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग मील 1000 से अधिक हो और वहाँ वास्तव में कोई कृषि नहीं होती हो। उसी को हम क्या कह देते हैं, नगरीय समुदाय कह देते हैं। ये आपके कौन बताते हैं, तो ये आपके बिल कॉक्स महोदय जी बताते हैं। ठीक है, तो आई होप आपका नगरीय समुदाय यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त 9वें नंबर प्रश्न के बारे में, जिसमें पूछा गया है हरित क्रांति का अर्थ बताइए। क्या पूछा गया है, हरित क्रांति का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो कौन माने जाते हैं, M.K. स्वामीनाथन जी माने जाते हैं। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के ऐसे सिंचित व असिंचित कृषि क्षेत्रों से है मेरे प्यारे दोस्त, क्षेत्रों में अधिक उपज कर संकर तथा बौने बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। क्या बताते हैं कि अगर आप हरित क्रांति का अभिप्राय जानना चाहते हैं, अर्थ जानना चाहते हैं, या मेरे प्यारे दोस्त उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि देश का कोई एक ऐसा सिंचित या असिंचित कृषि क्षेत्र हो जिसमें मेरे प्यारे दोस्त अधिक उपज कर
मतलब ज़्यादा उपज, उपज समझ रहे हो ना, उपज का मतलब हुआ पैदावार, पैदावारी को बढ़ाकर संकर, संकर का मतलब होता है मिलावटी जिसे आप कहते हैं, हाइब्रिड जिसे आप कहते हैं, ठीक है, हाइब्रिड कह सकते हैं। हाइब्रिड तथा बौने बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है, हरित क्रांति कहलाता है। हरित क्रांति उच्च गुणवत्ता वाले बीजों, मेरे प्यारे दोस्त, रासायनिक उर्वरकों एवं गहरी सिंचाई पर आधारित कृषि उत्पादन की एक नवीन प्रक्रिया है। मतलब बताते हैं जो हरित क्रांति है, उच्च गुणवत्ता वाले बीज उसमें रखे जाते हैं, मतलब ऐसे बीज जिनके गुणवत्ता क्या होती है, अधिक होती है, ज़्यादा होती है। रासायनिक उर्वरकों की क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त, प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ गहरी सिंचाई करवाई जाती है इन कृषि उत्पादन के लिए, ठीक है, इस प्रकार के कृषि उत्पादन के लिए। तो आप ये हरित क्रांति के बारे में बता सकते हैं। इस क्रांति को मेरे प्यारे दोस्त हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम या इसे HYVP मेरे प्यारे दोस्त के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है, सदाबहार क्रांति भी है। क्या है, सदाबहार क्रांति भी है हरित क्रांति का, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आप 9वें नंबर प्रश्न का भी आराम से जवाब दे दीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 10वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 10वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है अंत्योदय कार्यक्रम क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। क्या पूछा गया है, अंत्योदय कार्यक्रम क्या है, तो आपको बताएंगे मेरे, आप लिखेंगे इसके बारे में कि श्री जयप्रकाश नारायण ने 2 अक्टूबर 1977 को ग्रामीणों की भलाई के लिए एक कार्यक्रम बनाया जिसे अंत्योदय कार्यक्रम नाम दिया गया। मतलब बताते हैं, इसके बारे में जानना चाहें तो आप पहले ये लिखिएगा कि जो श्री जयप्रकाश नारायण जी थे, उन्होंने 2 अक्टूबर 1977 में जो ग्रामीण के लोग होते हैं मेरे पास दोस्त, उनके भलाई के लिए एक कार्यक्रम बनवाया था, जिसका नाम क्या बताया गया, उनका नाम बताया गया अंत्योदय कार्यक्रम, उस कार्यक्रम का नाम, ठीक है। आगे लिखते हैं, जिसका उद्देश्य गांव के सबसे अधिक निर्धन, उसका उद्देश्य क्या रखा गया, उसका टारगेट क्या रखा गया, उसका लक्ष्य क्या रखा गया कि गांव में जो सबसे अधिक निर्धन है, जिनके पास पैसे ही नहीं है, न खेत है न पैसा है, परिवारों को लाभ देना रखा गया। मतलब बताते हैं उन परिवारों को क्या किया जाए, लाभ दिया जाए मेरे प्यारे दोस्त। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उन्हें चुनकर, मतलब बताते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत वो लोग क्या करते थे कि जिस भी गांव में गए, उस गांव के जो ऐसे लोगों को चुना जाता था जो गरीबी रेखा, गरीबी रेखा एक कार्ड बनता है ना गरीबी रेखा वाला, तो उसके नीचे जो आते हैं उन्हें क्या किया जाता था, चुना जाता था, और उनमें से कुछ को कृषि हेतु भूमि भी दी जाती थी। क्या की जाती थी, उनको कुछ कृषि के लिए जो है जिससे वो कृषि कर सके, खेती कर सके, उसके लिए भूमि दी जाती थी। भूमि के विकास में आने वाले कुल व्यय का 25 या 33.5% आर्थिक सहयोग के रूप में दिया जाता था। मतलब कह रहे हैं कि भूमि में किसी भी प्रकार का की कमी है, बुआई करना चाहते हैं, तो जो भी खर्च आता है तो उसका लगभग 25% से लेकर के 33.5% तक मेरे प्यारे दोस्त आर्थिक सहायता दी जाती थी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए 1,000 रुपये का खर्चा आया, तो उनको 250 रुपये से लेकर के 335 रुपये के बीच में उनको क्या किया जाता था मेरे प्यारे दोस्त, सहायता दिया जाता था, हेल्प करवाया जाता था। तो इस प्रकार से अंत्योदय कार्यक्रम के बारे में आप आराम से बता दीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है सामुदायिक नेतृत्व क्या है मेरे प्यारे दोस्त, आपको बताना है। तो आप लिखेंगे सामुदायिक नेतृत्व क्या है, इसके बारे में तो आप लिखेंगे सामुदायिक नेतृत्व जो है मेरे प्यारे दोस्त, गैर लाभकारी प्रबंधन का एक पहलू है। ये क्या है, गैर लाभकारी, जिसमें लाभ ना प्राप्त होता हो, उस प्रकार का एक क्या है, प्रबंधन है। इसमें ऐसे व्यक्तियों, स्वयं सेवकों एवं समर्थकों के समुदाय का नेतृत्व एवं प्रवर्धन करना शामिल है। मतलब बताते हैं इसमें ऐसे व्यक्ति आते हैं, ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जो स्वयं सेवक होते हैं, जो या तो समर्थक होते हैं या तो स्वयं सेवक होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो समुदाय होते हैं, स्वयं सेवक टाइप के समुदाय होते हैं और समर्थक टाइप के समुदाय होते हैं, उन्हीं का जो है प्रबंधन करना ही क्या होता है, नेतृत्व करना या प्रबंधन करना शामिल होता है समुदाय नेतृत्व के अंतर्गत। आगे आप लिखेंगे जो समान लक्ष्य और उद्देश्य साझा करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सभी का लगभग समान लक्ष्य होता है और उद्देश्य होता है, उसी को क्या करते हैं, मिल बांट कर पूरा करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 11 नंबर प्रश्न का भी जवाब दे दीजिएगा। अब हम बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि नेतृत्व से आप क्या समझते हैं, ये 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है।
लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि नेतृत्व व्यवहार का वह ढंग होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से प्रभावित ना होकर मेरे प्यारे दोस्त अपने व्यवहार से दूसरे को प्रभावित करता है, वही आपका क्या कहलाता है, नेतृत्व कहलाता है। मतलब बताते हैं कि नेतृत्व वह ढंग होता है जिसमें कोई व्यक्ति हो, वो जब दूसरे के व्यवहार से प्रभावित नहीं होने वाला होता है, वो अपने व्यवहार से दूसरों को अलग प्रभावित कर देता है। समझ रहे हो ना, कि जैसे मैं हूं या आप हो, आप अपनी जगह पे लीजिए कि आप दूसरे के कोई क्या व्यवहार कर रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप किसी प्रकार का व्यवहार करते हैं तो उससे जब दूसरे लोग प्रभावित होने लगे तो वही आपका क्या कहलाता है, नेतृत्व कहलाता है। इसी को सीमेन तथा मैरिस महोदय ने लिखा है। क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्त, कि नेतृत्व जो है वो व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली उन क्रियाओं में से एक है मेरे प्यारे दोस्त, जो दूसरे व्यक्तियों को एक विशेष दिशा में प्रभावित करती है। ये आपके कौन बताते हैं, सीमेन और मैरिस महोदय जी बताते हैं। क्या बताते हैं कि जो नेतृत्व होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली उन क्रियाओं को, व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली या दी जाने वाली उन क्रियाओं से है मेरे प्यारे दोस्त, जो क्या करती है, दूसरे व्यक्तियों को, खुद को नहीं, दूसरे व्यक्तियों को एक विशेष दिशा में क्या करती है, प्रभावित करती है। वही आपका क्या कहलाता है, नेतृत्व कहलाता है। ये आपके कौन बताते हैं, तो ये आपके सीमेन और मॉरिस महोदय जी बताते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लेपियर महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है नेतृत्व वह व्यवहार है मेरे प्यारे दोस्त जो दूसरों के व्यवहार को उससे अधिक प्रभावित करता है। क्या करता है, नेतृत्व ऐसा व्यवहार होता है जो दूसरों के व्यवहार को उससे अधिक प्रभावित करता है जितना दूसरे व्यक्ति के व्यवहार नेता को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से आप लेपियर महोदय के बारे में बता दीजिएगा कि उन्होंने क्या कहा है नेतृत्व के बारे में। ठीक है, तो आई होप ये आपका नेतृत्व वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, संचार का अरस्तु मॉडल क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि अरस्तु के अनुसार बात करें, संचार के 3 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं, 3 तत्व होते हैं, वक्ता, भाषण और श्रोतागण। कितने होते हैं, 3 तत्व होते हैं, वक्ता, भाषण एवं श्रोतागण। वक्ता कौन होता है, स्पीकर, जो वहाँ पर बोलता है खड़े होकर के। भाषण क्या होता है, स्पीच होता है मेरे प्यारे दोस्त, जो वहाँ पर बोला जाता है। और श्रोतागण कौन होते हैं, ऑडियंस होते हैं जो उनको सुनते हैं। तो ये संचार के मेरे प्यारे दोस्त मॉडल हैं, किसके अकॉर्डिंग, अरस्तु के अकॉर्डिंग। ये संचार का अरस्तु मॉडल है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है ICAR के बारे में बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे ICAR का पूरा नाम जो है क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च, मेडिकल रिसर्च है। ये किसका नाम है मेरे प्यारे दोस्त, ICAR का फुल फॉर्म है। ICAR जो है कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त शासी संस्था है। कैसा है मेरे प्यारे दोस्त, ये बताते हैं जो ICAR है वो कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि अनुसंधान और किसके, शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार के तहत क्या है, स्वायत्त शासी संस्थान है। यह देश में बागवानी, ठीक है, उसके बाद मत्स्यिकी का मतलब होता है मछली पालन, ठीक है, और पशु विज्ञान सहित कृषि के क्षेत्रों में समन्वय, मार्गदर्शन, अनुसंधान, प्रबंधन तथा शिक्षा के लिए एक सर्वोच्च निकाय है। कौन सा है मेरे प्यारे दोस्त, ICAR। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके बारे में बता दीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि प्रसार का अर्थ बताइए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान से समझ लेना है, जान लेना है। तो प्रसार को परिभाषित करते हुए आपके जो है डगलस स्मिंजर महोदय जी ने लिखा है। किसने, डगलस स्मिंजर महोदय जी ने लिखा है। क्या लिखा है कि प्रसार एक ऐसी शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों की अभिवृत्तियों तथा अभ्यास, जिसे हम पद्धति कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, में परिवर्तन लाना है जिनके साथ कार्य किया जाता है। मतलब ये बताते यही हैं कि प्रसार क्या है, एक ऐसी शिक्षा होती है जिसका उद्देश्य, जिसका टारगेट क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों को मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे व्यक्तियों की अभिवृत्तियों, ठीक है, उसके बाद उनकी जो पद्धति है, ठीक है, जिसे हम अभ्यास कहते हैं, उसमें परिवर्तन लाना होता है जिनके साथ क्या होता है, कार्य किया जाता है। जैसे कोई भी कार्य स्टार्ट करने से पहले जो ट्रेनिंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रसार कहते हैं। ये आप इस तरीके से नॉर्मल शब्दों में समझना चाहें तो समझ सकते हैं। इसके बारे में आप लिखेंगे कि प्रसार का अर्थ है मेरे प्यारे दोस्त नवीन जानकारी। नवीन का मतलब हुआ नया, नई जानकारी,
उपलब्धि, ज्ञान, विचार, तथ्य, समझदारी एवं आविष्कार आदि के विषय में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी होना ही तथा उस जानकारी का प्रयोग करना क्या कहलाता है? प्रसार कहलाता है। ये प्रसार का अर्थ होता है। तो इस प्रकार से आई होप आप प्रसार के बारे में भी अच्छे से बता पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न के बारे में। 16 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, जिसे हम विकास संचार कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसका अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे कि विकास संचार जो है मेरे प्यारे दोस्त, संचार की उस विकसित दृष्टिकोण को परिभाषित करता है मेरे प्यारे दोस्त, जिसके माध्यम से विभिन्न समुदायों या व्यक्ति विशेष को अपने जीवन को बेहतर बनाने के संबंध में सही एवं सटीक जानकारी प्राप्त होती है। क्या बताते हैं कि जो विकास संचार होता है, जिसे हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये संचार या आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन के उस विकसित दृष्टिकोण को परिभाषित करता है, उस विकसित दृष्टिकोण को बताता है मेरे प्यारे दोस्त, जिसके माध्यम से क्या होता है, विभिन्न समुदाय मतलब जो अलग अलग समुदाय होते हैं या जो व्यक्ति होते हैं अलग अलग मेरे प्यारे दोस्त, व्यक्ति विशेष जो होते हैं, उनको अपने जीवन को जब बेहतर बनाना होता है या बेहतर बनाने के लिए मेरे प्यारे दोस्त संबंध में सही एवं सटीक जानकारी प्राप्त नहीं होती है, उन्हीं सटीक और सही जानकारी को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? डेवलपमेंट कम्युनिकेशन या विकास संचार कहलाता है। आगे आप लिखेंगे विकास संचार जो है मेरे प्यारे दोस्त, मानव की भौतिक आवश्यकताओं से नहीं बल्कि उसके जीवन के सामाजिक दशाओं की उन्नति से भी संबंधित है। जो बताते हैं विकास संचार जो होता है वो मानव की भौतिक, ठीक है, भौतिक जो आवश्यकताएं होती हैं, फिजिकल नीड्स होती हैं, फिजिकल नीड्स जो होती हैं, उनसे ही नहीं बल्कि ये जीवन के सामाजिक दशाओं, समझ रहे हैं ना, ये सोशल से भी क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, उसकी उन्नति से भी संबंधित होता है। ये आपका जो है विकास संचार, जिसे हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए ये आप इस तरीके से 16 नंबर प्रश्न का भी जवाब दे दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न के बारे में मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे कि विकास का अर्थ बताइए। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, विकास का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे कि विकास शब्द परिवर्तन की उस गति को दर्शाता है मेरे प्यारे दोस्त, जिसके अंतर्गत एक अवस्था दूसरी अवस्था का स्थान लेती हुई आगे बढ़ती है। ये बताते हैं कि जो विकास शब्द है, विकास वर्ड है, परिवर्तन की उस गति को बताता है, उस स्पीड को दर्शाता है, उस स्पीड को दिखाता है मेरे प्यारे दोस्त, जिसके अंतर्गत बताते हैं एक अवस्था, एक कोई अवस्था है जो अभी इस समय पे है, उस अवस्था का स्थान कोई दूसरी अवस्था जब ले ले, वही मेरे प्यारे दोस्त क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, कुछ दिन पहले बात करने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था? चिट्ठी वगैरह लिखी जाती थी, वो डाकिया के द्वारा पहुंचाया जाता था। चिट्ठी न कोई संदेश, सॉन्ग आपने सुना होगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके वो बड़ा वाला फोन आया, टर टर, वो जो होता है ना, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके वो चीज़ें और स्मार्ट होती गई। धीरे धीरे अभी एक ही फ़ोन में आप कैलकुलेटर हो, चाहे वीडियो देखना हो, वीडियो बनाना हो, जो कुछ भी बात करना हो, आप वीडियो कॉल करें, कोई दिक्कत नहीं है, चेहरा भी देख रहे हैं एक दूसरे का, और पैसे भी मोबाइल से ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अभी क्या हुआ कि उस चिट्ठी का स्थान जो है उस फ़ोन ने लिया, उस फ़ोन का स्थान ये फ़ोन जो आपके हाथ में ये ले रहा है, और हो सकता है इस फ़ोन का स्थान कोई और भी ले ले। तो यही आपका क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। हर परिवर्तन विकास नहीं होता है। क्या बताते हैं? हर प्रकार का जो परिवर्तन आपको देखने को मिलता है उसे हम विकास नहीं करते हैं। जब परिवर्तन एक निश्चित लक्ष्य की ओर नियोजित ढंग से होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो उसे विकास कहते हैं। मतलब बताते हैं जब परिवर्तन क्या होता है, जो परिवर्तन होता है एक निश्चित लक्ष्य की ओर हो। मतलब मान लीजिए जैसे आप हैं, अभी आप क्या हैं, एक अच्छे खासे हेल्थी बढ़िया सुपर डुपर हिट टाइप के जो हैं आदमी हैं, ठीक है। अभी आपका क्या हो कि आपका डिमोशन हो जाए, समझ रहे हो ना, कि क्या हो कि आपका शरीर जो है हल्का हो जाए, दुबले पतले हो जाओ, कुपोषण की शिकारी तरह लगो, मुंह से मक्खी आ जा रही है, ठीक है, आंखों से पानी गिर रहा है, अजीब तरीके से आपकी हालत हो गई है। तो अभी आप में क्या हुआ, परिवर्तन तो ही हुआ है, लेकिन इसको आप विकास नहीं कहोगे। आप क्या कहोगे, भैया बहुत बीमार है यार, एकदम गिर गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बताओगे, उसको डेवलपमेंट नहीं कहा जाएगा। डेवलपमेंट केवल उसी को कहा जाएगा कि आप पहले दुबले पतले कुपोषण के शिकारी थे, लेकिन अब क्या हो गए, धीरे धीरे करके अच्छे होते चले जा रहे हैं, स्मार्ट बनते चले जा रहे हैं। तो वो आपका विकास कहलाएगा, ना कि उल्टा वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा विकास के बारे में, ठीक है। विकास किसका नाम है, कमेंट सेक्शन में आ जाओ। हाँ, चलिए अब बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 18 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, संचार का अर्थ बताइए। व्हाट इज द
मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है मेरे प्यारे दोस्त जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ पारस्परिकता के आधार पर इस प्रकार अपने बातों, विचारों, तथ्यों, अनुभूतियों को बांटता है कि उसका सामान्य अर्थ निकल सके। क्या बताते हैं कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी क्रिया है मेरे प्यारे दोस्त जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ पारस्परिकता के आधार पर अपने बातों को रखता है, अपने विचारों को बाँटता है, अपने तथ्यों को बाँटता है, अपनी अनुभूतियों को बाँटता है मेरे प्यारे दोस्त, और उसका एक सामान्य अर्थ भी निकलता है, वही आपका क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। हॉलैंड महोदय जी ने जो है संचार को परिभाषित करते हुए लिखा है, क्या लिखा है? संचार बल है मेरे प्यारे दोस्त, क्या है? संचार एक प्रकार का बल है जिसमें एक व्यक्ति संप्रेषक, ठीक है, उद्दीपकों को दूसरे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए भेजता है। मतलब बताते हैं एक व्यक्ति ऐसा होता है जो क्या करता है, दूसरे लोग जो होते हैं उनके व्यवहार में परिवर्तन आ सके, इस प्रकार की बातों को बताता है, इस प्रकार से उनको जो है संबोधित करता है। तो ये आपके कौन बताते हैं? हॉलैंड महोदय जी बताते हैं। सूपे महोदय ने जो है संचार को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संचार एक प्रक्रिया है मेरे प्यारे दोस्त जिसमें संदेश श्रोता से प्राप्तकर्ता तक स्थानांतरित किया जाता है। क्या बताते हैं? जिसमें जो संचार है वो एक प्रकार की प्रक्रिया है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें जो संदेश होता है वो श्रोता से प्राप्तकर्ता तक क्या किया जाता है, श्रोता नहीं पर यहाँ पर वक्ता होना चाहिए, वक्ता से क्या किया जाता है, प्राप्तकर्ता जिसे आप श्रोता कहते हैं उस तक हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं संचार के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न के बारे में मेरे प्यारे दोस्त। 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है संचार प्रक्रिया के तत्व बताइए। तो आप लिखेंगे संचार प्रक्रिया के तत्व जो हैं निम्नलिखित हैं। पहला जो बताया गया वो बताया गया है संचार, जिसे हम संचार। दूसरा बताते हैं, ये पहला तत्व आ जाता है संचार प्रक्रिया का। दूसरा जो तत्व आता है वो संदेश आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त। तीसरा जो आता है आपका वो संचार माध्यम, और चौथा आपका प्राप्तकर्ता। ये चार माध्यम जो है मेरे प्यारे दोस्त, या चार तत्व आपके बताए गए हैं संचार प्रक्रिया के। तो इस प्रकार से आप संचार प्रक्रिया के तत्वों के बारे में भी आराम से आप बता दीजिएगा इन चारों को। 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है प्रतिपुष्टि, जिसे हम फीडबैक कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उसका अर्थ बताना है। प्रतिपुष्टि, जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं कि बताओ भैया हमारा कार्य कैसा रहा, आपको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, कम अच्छा लगा, ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तो उसी के बारे में पूछ रहा है। तो आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त प्रतिपुष्टि संचार के उस प्रवाह या प्रतीक, उस प्रवाह का मेरे प्यारे दोस्त प्रतीक है जो श्रोता से संचारक को प्राप्त होता है। क्या होता है, जो सुन रहा है उससे क्या होता है, जो संचारक जो उसको उस कार्य को, उस बात को जो कह रहा है उसको क्या होता है, प्राप्त होता है। यह नवीन संदेशों, तथ्यों, विचारों, उपकरणों आदि की प्राप्तकर्ता श्रोता तथा स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के रूप में प्राप्त होता है। मतलब बताते हैं जो नए प्रकार के संदेश दिए जाते हैं, तथ्य बताए जाते हैं, विचार बनाए जाते हैं, उपकरणों का जो प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, उनके बारे में बताता है कि क्या जो सामने वाला है उन चीज़ों को स्वीकार कर रहा है या उनको अस्वीकार कर दे रहा है। ये आपका क्या कहलाता है, प्रतिपुष्टि, जिसे हम फीडबैक कहते हैं वो कहलाता है। प्राप्तकर्ता जो सुनता है, समझता है, अपनाता है मेरे प्यारे दोस्त, उसे ही संचारक तक पहुंचाता है, जिसे हम प्रतिपुष्टि इंड ब्रेक कहते हैं। क्या बताते हैं कि जो प्राप्तकर्ता होता है, जो उन चीज़ों को प्राप्त करने वाला होता है, प्राप्तकर्ता जो सुनता है मेरे प्यारे दोस्त, या फिर जो वो समझता है, जिन चीज़ों को वो अपनाता है, उससे ही क्या करता है, जो संचारक होता है मेरे प्यारे दोस्त, उस तक पहुंचाता है, बताता है। ठीक है, कि ये इससे हम प्रसन्न हैं, नहीं प्रसन्न हैं, इनको हम कितनी हद तक मानते हैं, आपने अच्छा बताया, गलत बताया, इन सारी चीज़ों के बारे में जो जानकारी देता है तो उसे ही हम क्या कह देते हैं, प्रतिपुष्टि कह देते हैं, इसे ही इंड ब्रेक कह देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फीडबैक, इंड ब्रेक या आप प्रतिपुष्टि कह सकते हैं, इनके बारे में आराम से बता दीजिएगा। ठीक है, तीनों नाम एक ही लोगों के हैं। चलिए 21 नंबर प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 में लागू की गई थी। यह ग्रामीण के विकास हेतु मेरे प्यारे दोस्त एक संगठित एवं विकसित एजेंसी है। क्या बताते हैं, जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा है ये 1953 में लागू हुई, और जो ग्रामीण है मेरे प्यारे दोस्त उसका डेवलपमेंट हो सके उसके लिए एक संगठित एवं विकसित क्या बनाई गई थी, एजेंसी बनाई गई थी। एजेंसी है जिसमें सामुदायिक विचार के आदर्शों, उद्देश्यों का लक्ष्यों की प्राप्ति की
प्राप्ति पर पूरा पूरा ध्यान दिया जाता है। क्या बताते हैं कि उसमें क्या किया जाता है, जो सामुदायिक विचार होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इनके जो आदर्श होते हैं, उद्देश्य होते हैं तथा जो लक्ष्य होते हैं, उनकी प्राप्ति हो सके उस पर पूरा पूरा बल दिया जाता है, पूरा पूरा ध्यान दिया जाता है। यह ग्राम पंचायत की प्रत्यक्षतः जुड़ा रहता है। ये किससे होता है, जो आपका ग्राम पंचायत होता है उससे प्रत्यक्ष रूप से मेरे प्यारे दोस्त जुड़ा रहता है। ग्राम पंचायत की मदद से सरकारी योजनाएं गांव गांव में सफलतापूर्वक चलाई जाती हैं। क्या बताते हैं कि जो आपकी ग्राम पंचायत होती है उसी का सहारा लेते हैं, उसी के मदद से, उसी के हेल्प से जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनको क्या करते हैं, गांव गांव में सफलतापूर्वक हम क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, चलाते हैं। यही आपका राष्ट्रीय प्रसार सेवा कहलाता है। तो आई होप आपका राष्ट्रीय प्रसार सेवा वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, अर्थात 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न के बारे में मेरे प्यारे दोस्त। तो आपसे पूछ रहा है IEPDC क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। IEPDC क्या है ये बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे IPDC, जिसे हम संचार विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एकमात्र बहुपक्षीय मंच है। क्या बताते हैं, ये जो संचार विकास होता है मेरे प्यारे दोस्त, इसी के लिए क्या किया जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर ही एक बहुपक्षीय मंच कहा जाता है, जिसे मीडिया विकास के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संगठित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। यह विकासशील देशों, संक्रमण कालीन देशों और संघर्ष के बाद की स्थिति वाले देशों में मीडिया विकास को बढ़ाया क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, बढ़ाया देता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बताते हैं IEPDC के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको बता दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 23 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्रसार दर्शन का क्या अभिप्राय है, आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे प्रसार दर्शन का केंद्र बिंदु कौन है मेरे प्यारे दोस्त, तो बताएंगे आप मानव है। कि प्रसार दर्शन का केंद्र बिंदु कौन है, आपका मानव है। इसका उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास है। व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, मनोवृत्ति में परिवर्तन लाकर रहन सहन के स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। ठीक है, प्रसार जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, मानव के चौमुखी विकास के लिए समर्पित है। फिर से समझिएगा, क्या बताते हैं कि जो प्रसार दर्शन है ये मेरे प्यारे दोस्त, प्रसार दर्शन का जो केंद्र बिंदु होता है वो क्या होता है, मानव माना जाता है। और इसका उद्देश्य जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो होता है मानव का सर्वांगीण विकास। मानव का सर्वांगीण विकास हो सके, यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, जो कौशल होता है, दृष्टिकोण होता है, मनोवृत्ति होता है, इसमें परिवर्तन ले आना। ठीक है, रहन सहन के स्तर तथा जीवन के स्तर को ऊंचा उठा देना ही मेरे प्यारे दोस्त क्या कहलाता है, प्रसार दर्शन कहलाता है। प्रसार दर्शन मानव के चौमुखी विकास के लिए समर्पित है। प्रसार दर्शन जो होता है ये मानव का चौमुखी विकास हो सके उसके लिए क्या होता है, हमेशा प्रयास रहता है और उसी के लिए हमेशा समर्पित रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न हो गया हमारा। 24 नंबर प्रश्न के बारे में। 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है KBK का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन, डेयरी टेक्नोलॉजी तथा कृषि पर आधारित उद्योग धंधों को विकसित करने के उद्देश्य से मेरे प्यारे दोस्त KBK कृषि विज्ञान केंद्र की क्या की गई थी मेरे प्यारे दोस्त, स्थापना की गई। ठीक है, ये किसके किसके लिए, तो कृषि के लिए, पशुधन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, डेयरी टेक्नोलॉजी तथा कृषि पर आधारित जो उद्योग धंधे किए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनका डेवलपमेंट हो सके, उनका विकास हो सके, उसी के उद्देश्य जो है KBC, जिसे हम KBC कर रहे हैं, KVK। ठीक है, KVK कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि इसे जो है मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलते हैं, तो इसे फार्म साइंस सेंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फार्म साइंस सेंटर भी कहते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र को संक्षेप में KVK कहते हैं। KVK जो है मेरे प्यारे दोस्त एक शैक्षिक प्रणाली है। इसमें कृषकों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, जरूरतमंद ग्रामीणों को शिक्षा के साथ साथ मेरे प्यारे दोस्त क्या मिलता है, रोजगार भी मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है KVK के बारे में आराम से आप बता पाएंगे, जिसको कृषि विज्ञान केंद्र कहा जाता है। चलिए
अब हम बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 25 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पंचायती राज से क्या तात्पर्य है, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे कि पंचायती राज में पंचायती से जो आशय है वो है पंच का फैसला, और जो राज से तात्पर्य है मेरे प्यारे दोस्त वो शासन से है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं, अर्थात पंचों का शासन ही क्या कहलाता है, पंचायती राज कहलाता है। यह सरकार के विकेंद्रीकरण का ही एक रूप है, जिसमें प्रत्येक गांव अपने उत्थान के लिए स्वतः ही प्रयत्नशील रहता है। ठीक है, ये क्या बताते हैं कि जब सरकार ने विकेंद्रीकरण को अपनाया तो उसी का एक रूप आपको ये जो है पंचायती राज भी देखने को मिला। और प्रत्येक गांव मतलब हर एक गांव में बताते हैं कि वो अपने उत्थान के लिए, उत्थान का मतलब हुआ कि वो अपना विकास कर सके मेरे प्यारे दोस्त, उसके लिए क्या करता है, स्वतः ही प्रयत्नशील रहता है। स्वतः ही मतलब खुद ही क्या बोलते हैं, प्रयास करता रहता है। सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना जो है कब की गई थी, 2 अक्टूबर 1939 में राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। कहाँ हुई थी, 2 अक्टूबर 1939 में राजस्थान के नागौर जिले में इसकी स्थापना पंचायती राज की हुई थी। तो इस प्रकार से आप पंचायती राज के बारे में भी बता सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 26 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि प्रसार शिक्षण के चरणों के नाम बताइए। मतलब बता रहे हैं कि प्रसार शिक्षण जो है किन किन चरणों से किया जाता है, उनके नाम बताना है। तो आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि प्रसार शिक्षण के चरणों के नाम इस प्रकार से यहाँ पर बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं, तो पहला चरण बताया गया है ध्यानाकर्षण। पहला क्या कार्य का होता है, चरण होता है ध्यान आकर्षण, मतलब ध्यान को आकर्षण किया जाता है। दूसरा अभिरुचि मेरे प्यारे दोस्त। तीसरा जो चरण बताते हैं वो बताते हैं आकांक्षा। चौथा जो चरण बताते हैं वो बताते हैं विश्वास। पांचवा चरण बताते हैं जानकारी। छठा बताते हैं क्रिया, और सातवां बताते हैं संतुष्टि, और आठवां बताते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब हुआ पेपर। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं कि उसका मापन करना। जिस प्रकार से आपका साल भर पढ़ाई करते हैं उसके बाद आपकी क्या की जाती है, परीक्षा कराई जाती है। ठीक है, एग्जाम इस तरीके से कह सकते हैं। तो मूल्यांकन को हम क्या कहेंगे, एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न वहीं पर जो है मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि प्रसार शिक्षण विधियों का अर्थ बताइए। प्रसार शिक्षण विधियों का आपको यहाँ पे अर्थ बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि प्रसार शिक्षण विधियों के बारे में कि शिक्षण विधियाँ वे साधन है मेरे प्यारे दोस्त जो प्रसार कार्यकर्ता तथा शिक्षार्थी के बीच ऐसी अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर देती हैं जिससे प्रसारकर्ता तथा शिक्षार्थी के बीच संचार संभव हो जाता है। मतलब बताते हैं कि जब जो प्रसार करता है, मेरे प्रसार के जो कार्यकर्ता होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, और जो वहाँ पर शिक्षार्थी बनकर जाते हैं, इन दोनों के बीच क्या होता है, एक ऐसा संबंध बना दिया जाता है, एक ऐसा रिलेशन पैदा कर दिया जाता है जिससे उन दोनों के बीच क्या होता है, संचार हो पाता है। जो आपका मेरे प्यारे दोस्त प्रसार कार्यकर्ता होता है, ये कुछ बातें शिक्षार्थी को सिखाता है, बताता है, वही जो आपका होता है वही आपका क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त, प्रसार शिक्षण कहलाता है। सॉरी, प्रसार शिक्षण विधि कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रसार शिक्षण विधि कहलाता है। तो इस प्रकार से आप 27 नंबर प्रश्न का भी जवाब दे दीजिएगा। अब हम बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न के बारे में। तो पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि फ्लैक्स कार्ड के बारे में बताइए। फ्लैक्स कार्ड के बारे में मेरे प्यारे दोस्त आपको बताना है। तो आप लिखेंगे यह जो कार्ड्स है मेरे प्यारे दोस्त, कार्ड्स की एक श्रृंखला होती है। यह क्या होती है, कार्ड्स जो होते हैं उनकी क्या होती है, एक श्रृंखला होती है जिसमें 8 से 20 तक चित्रों वाले मेरे प्यारे दोस्त कार्ड्स होते हैं। कितने, 8 से लेकर के 20 तक चित्रों वाले क्या होते हैं, कार्ड्स होते हैं। प्रत्येक कार्ड का आकार जो होता है वो 12 गुणे 10 का होता है। क्या होता है, 12 गुणे 10 का होता है। आगे लिखते हैं कि फ्लैक्स कार्ड के माध्यम से कम शब्दों का प्रयोग मेरे प्यारे दोस्त करके प्रसार संदेश दिया जाता है। क्या करते हैं, जो फ्लैक्स कार्ड होता है उसके माध्यम से कम शब्दों का वो लोग प्रयोग करते हैं और प्रसार जो संदेश होता है उसको क्या किया जाता है, दे दिया जाता है। कार्ड्स के आगे आने वाले भाग में चित्र बना रहता है तथा पीछे वाले भाग में कहानी लिखी रहती है। मतलब बताते हैं वो कार्ड क्या होता है कि आगे वाला जो भाग होता है उसमें एक चित्र लिखित बना रहता है और पीछे जो है क्या होता है, उसमें एक कहानी लिखी होती है। तो वो कार्ड दिया जाता है। तो उस कार्ड के माध्यम से आप वो चित्र देखेंगे और कहानी पढ़ेंगे, आप उन चीज़ों के बारे में आराम से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका फ्लैक्स कार्ड होता है। ये पहले चलता था और अभी भी कहीं कहीं पे चलता है, लेकिन उतना ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके गायब हो गई हैं। ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादातर एजेंसीज वगैरह चलाती हैं जो इन्वेस्टिगेशन वाली होती हैं। ठीक है, जांचबीन वाली होती हैं, या आप कहते हैं स्पाई लोग इनका यूज़ करते हैं, जासूस जिसे आप कहते हैं।
29 नंबर प्रश्न इसी पे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि श्रव्य दृश्य सामग्री का अर्थ बताइए। श्रव्य का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त सुनना, और दृश्य का मतलब होता है देखना, और सामग्री का मतलब सामग्री होता है। तो इन्हीं का अर्थ आपको बताना है। तो आप लिखेंगे वह साधन जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, कानों से उससे संबंधित ध्वनि सुन सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, श्रव्य दृश्य साधन कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आप टीवी ले सकते हैं, टेलीविज़न ले सकते हैं, मोबाइल ले सकते हैं। ये सारे क्या हैं, इसी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए इसी को जो है श्रव्य दृश्य सामग्री को परिभाषित करते हुए हैंड जी ने लिखा है। क्या लिखा है कि श्रव्य दृश्य जो है वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में मेरे प्यारे दोस्त लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझाने में सहायता प्रदान करती है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर क्लास में होते तो क्लास में, या आप अपने घर में रजाई में लेटे लेटे इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं ना, तो अभी क्या हो रहा है, आप इसको देख भी रहे हैं और आराम से सुन भी रहे हैं, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाता है। ठीक है, समझ पा रहे हो। चलिए अब इसी को मेरे प्यारे दोस्त परिभाषित करते हुए, श्रव्य दृश्य सामग्री को परिभाषित करते हुए ए गुड जी ने लिखा है। क्या लिखा है इन्होंने कि कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीपित किया जा सके तथा श्रवणेंद्रिय संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके, श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती है। क्या कहलाती है, श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती है। आप यहाँ पर आराम से बता सकते हैं। किसके अनुसार, ए गुड महोदय के अनुसार बताते हैं कि कोई एक ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, मतलब पढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है, पढ़ाने की जो टेक्निक होती है, उसको मेरे प्यारे दोस्त उद्दीप्त किया जा सके, मेरे प्यारे दोस्त मतलब सब ला के सामने रखा जा सके, और श्रवणेंद्रिय मतलब कान, ठीक है, संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके, सुन के उनको आगे बढ़ाया जा सके, देख के उनको आगे बढ़ाया जा सके, वही आपका क्या कहलाता है, वो आपका श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाता है। अब हम बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के एक संकल्प के माध्यम से 1953 में स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने, महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में उद्देश्य से की गई थी। ये बताते हैं। ठीक है, किसके बारे में, केंद्रीय समाज कल्याण के बारे में, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के बारे में। फिर से आप समझिएगा, जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड होता है मेरे प्यारे दोस्त, इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई थी। ठीक है, और एक संकल्प था उनका, क्या था मेरे प्यारे दोस्त कि संकल्प के माध्यम 1953 में जो है की गई थी। ये स्वैच्छिक कार्य को क्या करती थी, बढ़ावा दिया करती थी। बताते हैं महिलाओं और बच्चे, जो महिला होती हैं और जो बच्चे होते हैं, उनके कल्याण के लिए मेरे प्यारे दोस्त स्वैच्छिक संगठनों को तकनीकी, जो स्वैच्छिक संगठन होते हैं उनको तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते थे, उनको तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते थे। ठीक है, कराते थे। इसी के लिए जो है इसका क्या किया गया था, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का जो है आयोजन किया गया था, या कह सकते हैं स्थापना की गई थी 1953 में। तो आई होप केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के बारे में भी आपको जानकारी अच्छे से प्राप्त हो गई होगी। अगर मेरे प्यारे दोस्त आपको ये जानकारी अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो कहने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, अपने भी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। तीसरा पार्ट लाना है या नहीं लाना है, तीसरे पेपर का ये वीडियो बनाना है नहीं बनाना है, ये भी बताओ। और मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखिएगा कि आराम से आपको इसका सिलेबस जरूर मिला लेना है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।